बचा कुचा कितना है। आज तो तुम लोग ज्यादा रोकने वाले हो। हम्म, मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पॉइंट आउट करे थे, लेकिन यहाँ पर ग्रुप पे नहीं भेजना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि पेपर आ गया, पेपर के क्वेश्चन है। वो कुछ क्वेश्चन केवल ऐसे इंपॉर्टेंट हैं कि इस चैप्टर में आपके पढ़े हुए होंगे, वो केवल उन बच्चों के लिए जिनको डर लग रहा है कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं, उन बच्चों के लिए बनाए थे। लेकिन मैं अगर भेज भी दूंगा तो अभी कोई मतलब नहीं है, इन टाइम पे नहीं भेजना चाहिए। अगर आप लोग को किसी को पर्सनली चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा उसका। कहाँ गया ब्लू प्रिंट? वो ऐसे क्वेश्चन है कि मस्ट क्वेश्चन, कम से कम वो तो आना ही चाहिए, कम से कम आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कॉपी पढ़ रहे हो, प्रश्न बैंक पढ़ रहे हो, वो तो है ही, वो तो कहीं गया नहीं है। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे थे आज के, अभी डिस्कस भी कर लूंगा, वो सारे डिस्कस कर लूंगा। हम्म, 12th का आज का टफ आया है पेपर। 10th का भी एक ना एक पेपर ऐसा आएगा, थोड़ा सा, है ना, जो थोड़ा सा डाउट, आप डाउट में रहोगे जब भी पेपर टफ आता है। हाँ, इकोनॉमिक्स का थर्ड फोर्थ चैप्टर देखना है कि देख लिया आज? इकोनॉमिक्स के चैप्टर देखना है शायद, हाँ, ये बोल रही होगी, क्योंकि भूगोल हमने पढ़ा है पहले, फिर उसके बाद कल शायद ये देखा। कल क्यों देखा था भाई? कल तो मेरे को याद ही नहीं क्या देखा था हिस्ट्री देखी थी क्या? हाँ, किताब औद्योगिकरण का युग तक पहुंच गए थे। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया बचा हुआ था, तो वो पहले से बता चुका हूँ तुम लोगों को। अ, चलो आज इकोनॉमिक्स देख लेते हैं, विकास, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख। तो चलो पहले इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से लिख के रखे हैं मुस्कान, तो पहले तो सबसे पहले वो लिखे हुए क्वेश्चन बेसिक है जो, वो कम से कम वो तो पता ही होना चाहिए इकोनॉमिक्स के, है ना। 2 नंबर में इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से आना है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार भिन्न है। मैं क्वेश्चन बता दूंगा, उसको समझा दूंगा, याद करना आपका काम है। तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार भिन्न है? तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र एक ऐसा एकमात्र सेवा क्षेत्र है, क्षेत्रक ऐसा है जिसमें ना ही किसी कच्चे माल का उपयोग हो रहा होता है और ना ही कोई वस्तु निर्मित की जा रही होती है ना। तो इसका आंसर आप इस तरह से जमाओगे कि तृतीय क्षेत्र जो है उसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और तृतीय क्षेत्र में ना ही किसी कच्चे पदार्थ का यूज होता इस्तेमाल होता है, और ना ही किसी कच्चे पदार्थ से कोई नई वस्तु निर्मित की जा रही होती है। इस प्रकार ही जो तृतीय क्षेत्र है वो बाकी अन्य 2 क्षेत्रकों से भिन्न है, अलग है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, प्रछन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, या फिर प्रछन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो प्रछन्न बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी की स्थिति भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास काम तो होता है परंतु वह अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर रहा होता है, उस स्थिति को प्रछन्न बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं या अल्प बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक परिवार में 10 सदस्य है और उनके पास केवल 2 एकड़ की जमीन है और वो खेती का काम ही करते हैं, तो सभी लोग काम तो कर रहे होंगे लेकिन अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं कर रहे होंगे, उनका कुछ समय शेष बच रहा होगा। इस स्थिति को अल्प बेरोजगारी की स्थिति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसी में है, खुली बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी में अंतर क्या है? तो खुली बेरोजगारी मतलब कि जो प्योर रूप से बेरोजगार है, पूरी रूप से बेरोजगार है, हमेशा के लिए बेरोजगार है, तो उसे हम जो है वो खुली बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। और यदि अल्प बेरोजगारी की बात करें तो अल्प बेरोजगारी में व्यक्ति के पास रोजगार तो होता है पर पूरी तरह से नहीं होता, वो थोड़ा बहुत टाइम उसका खाली जा रहा होता है, तो उससे अल्प बेरोजगारी कहते हैं, है ना। अंतर में यही आएगा। उसके बाद है संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में अंतर लिखो। एक और क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन मैंने लिखे थे इस चैप्टर में से, फिर उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। तो
संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में अंतर क्या है? संगठित क्षेत्र के मजदूरों को पहली बात तो सरकार का नियंत्रण रहता है। जितने भी संगठित क्षेत्र के मजदूर रहते हैं उनके सभी जो भी नियोक्ता होते हैं, नियोक्ता मतलब कि जिन्होंने उनको नौकरी दी है, उन नियोक्ताओं पर सरकारी नियंत्रण होता है। और जो उसके लिए संस्थाएं बनी हुई है चेक करने के लिए कि कोई अपने मजदूरों के साथ कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, शोषण तो नहीं कर रहा उनका। और जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर, पहली बात तो किसको बोलते हैं? संगठित क्षेत्र में जहां पर जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई सरकारी नौकरी, टीचर है, या फिर वकील है, या फिर रेलवे में है, या फिर बैंक में है, या फिर टेलीकॉम किसी भी बीएसएनएल के ऑफिस में है, कोई भी सरकारी दफ्तर में कोई काम कर रहा है यदि, तो वो संगठित क्षेत्र का मजदूर कहलाएगा। और असंगठित क्षेत्र के मजदूर के अंतर्गत कौन आएंगे? जो किराने की दुकान पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, ठेला लगा रहा है, ऑटो चला रहा है, तो ये सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहलाएंगे, है ना। प्रमुख अंतर क्या है? पहला मेन अंतर ये है कि जो संगठित क्षेत्रक होते हैं उसमें हमें पेड लीव मिलती है। अगर हम छुट्टी करते हैं तो भी हमें उस दिन की तनख्वाह दी जाती है। यदि लेकिन असंगठित क्षेत्र की बात करें तो असंगठित क्षेत्र में अगर आप नौकरी पर नहीं जाओगे उस दिन की नौकरी के पैसे आपको नहीं मिलेंगे, पेड लीव्स नहीं मिलती है ना। उसके बाद जो है भत्ते, भत्ते मतलब कि अलाउंस, अलाउंस मतलब कि अगर आप रेगुलर जॉब कर रहे हो, मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी में आप जॉब कर रहे हो और अच्छी बड़ी कंपनी है, और कंपनी आपको अपने काम से, कंपनी के काम से जो है वो बेंगलोर भेजती है, कहीं बाहर भेजती है, तो आपको वो जाने आने के टिकट के खर्चा जो है वो देगी, आपको अपने एक्सपेंसेस पे नहीं जाना है क्योंकि दूर जाना है बहुत ज्यादा, है ना। अगर उसको लोकल भी किसी का काम है तो कंपनी आपको पेट्रोल का पैसा देगी। संगठित क्षेत्र में ये होता है। असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी को बोल दिया जाएगा भाई वो चार दुकान, चार गली छोड़कर दुकान है ना एक, वहां पर चले जा, या फिर उनके यहाँ चले जा, ये ऑटो के पैसे ले जा, लेकिन जितना बाकी खर्चा आएगा तू जो है वो खुद से बेयर करना। तो वहां पर जो है वो अगर चार गली छोड़कर जाना है तो कोई भत्ता नहीं मिलेगा उसको जाने का, है ना। सिंपल सी बात है। ये ट्रैवलिंग अलाउंस एक अलाउंस का उदाहरण था। इसके अलावा महंगाई भत्ता भी मिलता है। जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं तो महंगाई भत्ता हर साल उनका बढ़ता जाता है, महंगाई भत्ता उनको मिलता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में महंगाई बढ़े चाहे कुछ, आपको जितना काम करना है वो करना ही पड़ेगा आप, है ना। तो असंगठित क्षेत्र में एक ये भी होता है। दूसरा जो है सवेतन अवकाश, उसी को बोलते हैं पेड लीव्स को, सवेतन अवकाश। तो दो तीन अंतर इसमें याद होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए, है ना। अब उसके बाद अपन चैप्टर के क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। काय में से देखना है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में से। मैं चैप्टर खोल लूँ एक बार, दूसरा चैप्टर। पावर कट, आज पावर की बहुत दिक्कत जा रही है। विकास यात्रा निकल रही है आज भाई साहब। इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड। बारिश भी खतरनाक हो रही है। तो यहाँ पर है आपके क्षेत्रक वाले, अच्छा हाँ इसी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो भाई साहब इसी पे बनता है, आपको पता होना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, द्वितीयक कौन सा है, तृतीयक, तीन ही क्षेत्र के हमारे अर्थव्यवस्था के, है ना। प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं कृषि, पशुपालन और खनिज उद्योग। खनिज जो निकाला जाता है, खोद कर निकाला जाता है, कोयला हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम बॉक्साइड हो गया, बॉक्साइड से एल्यूमिनियम निकलता है। तो ये सब खनिज वगैरह जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? जहां पर कच्चे माल से कोई वस्तु निर्मित की जा रही है, जैसे आटे से बिस्किट बनाया जा रहा है, कुरकुरे बनाए जा रहे हैं, कांच बनाया जा रहा है, सीमेंट बनाया जा रहा है, इस्पात बनाया जा रहा है, वो सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, विनिर्माण उद्योग दूसरे उसमें आएंगे। तीसरे में आएगा, तीसरे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, और यहाँ पर सब सेवा से जुड़े हुए काम है। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे, वायुयान, वायु सेवा हो गई, किसी प्राइवेट कंपनी, कॉल सेंटर हो गया, है ना, कॉल सेंटर हो गया, बैंक हो गया, संचार हो गया, ये सारी सेवाएं जो हैं ये सेवा दी जा रही है। एक्चुअली हमारे दिमाग में सेवा का मतलब आता है कि फ्री में सर्विस दी जा रही होगी, लेकिन फ्री में नहीं होती सेवा, मतलब कि किसी का भला किया जा रहा है, बदले में पैसे लिए जा रहे हैं। तो वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। यहाँ पर देखो कुछ डायग्राम बने हुए हैं। कुछ आंटियां खेत से वो कर रही हैं, कृषि कर रही हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। ये टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो ये सेवा क्षेत्र में आएगा। ये जहाँ तक कि कोई कारीगर है जो कि अब रिपेयर कर रहा होगा तो वो सेवा क्षेत्र में आएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा, पार्ट बना रहा होगा, तो वो विनिर्माण द्वितीय द्वितीय क्षेत्र में आएगा।
तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से क्षेत्रक हैं उस, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। उसके बाद है तुलना करी है इन्होंने, तो तुलना के ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन पे ध्यान दे देता हूँ मैं। आप थोड़ा सा रिवीजन का टाइम कम है, इसलिए केवल क्वेश्चन और उनके आंसर पे बात कर लेते हैं। चैप्टर के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, बीच बीच में भी क्वेश्चन आए हैं इनमें। हम्म, अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, तो ये तो ठीक है ही। संगठित असंगठित क्षेत्र बता दिया तुमको। संगठित असंगठित, इसमें दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, पहला जो है वो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र ही है। सही जोड़ी है इसमें तो। ये वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन को अभी देख लेते हैं अपन। इसका आंसर, क्योंकि देखो पहला इसमें क्या है, ऑड वन आउट करना है, विषम की पहचान करना है। तो आप पहले से मतलब पहला दूसरा तीसरा जानते होंगे तो आप समझ जाओगे। अब पर्यटन निर्देशक क्या होता है, टूरिज्म डायरेक्टर। ये कोई सरकारी पद का नाम है, कर्मचारी का नाम है, तो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। उसके बाद धोबी, धोबी जो है वो कुछ, धोबी जो है वो कपड़े धोने का काम कर रहा है, कुछ बना नहीं रहा है, तो ये भी सेवा क्षेत्र में आएगा, है ना। दर्जी जो है वो कपड़े बुन रहा है, दर्जी जो है कपड़े सिलता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। कुम्हार जो है वो मटके से बर्तन बनाता है, तो ये भी द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तो पहचान करें और बताएं, विषम की पहचान करें। अब इसमें से एक क्यों बोल रहे हैं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये द्वितीय क्षेत्र में आ रहा है, कुछ बना रहा है, हाँ मेरे ख्याल से इसमें लॉजिक ये होगा, ये द्वितीय क्षेत्र है, ये भी द्वितीय क्षेत्र है। पर्यटन निर्देशक, यार ये तो सेव पर्यटन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक बार देखना पड़ेगा इसको। उसको छोड़ो, अभी थोड़ी देर के लिए देखो। फिर उसका शिक्षक तृतीय क्षेत्र है, डॉक्टर तृतीय क्षेत्र है, वकील तृतीय क्षेत्र है, सब्जी विक्रेता जो है वो, अरे ये तो, ये सब्जी विक्रेता ये भी तो सेल ही कर रहा है। शिक्षक तृतीय क्षेत्र है, डॉक्टर मजदूर भी से वही आएगा, सेवा क्षेत्र, वकील वकालत भी सेवा क्षेत्र में आएगी, सब्जी विक्रेता तृतीय क्षेत्र में आएगा। इसमें ऑड वन आउट, क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। अभ्यास, टूरिस्ट गाइड था, पर्यटन निर्देशक टूरिस्ट गाइड होता है। तो टूरिस्ट गाइड जो है वो, अच्छा इस पे ऑड वन आउट, उसमें ना ओ नजरिया अलग था, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र नहीं था। देखो उसमें ऑप्शन दिया उन्होंने, आंसर दिया, अच्छा क्वेश्चन है ये ऑड वन आउट करने के लिए, आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा इन्होंने उस पे लगा के रखा है ऐसा कुछ, ताकि बड़ा ना कर सके। चलो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, वैसे भी इंग्लिश में है। टूरिस्ट गाइड, पर्यटन निर्देशक, धोबी, टेलर और पॉटर। इसमें से देखो टूरिस्ट गाइड को जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। टूरिस्ट गाइड इज अ वन ऑड वन आउट बिकॉज ही और शी इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बट टेलर, धोबी एंड पॉटर ऑन देयर प्राइवेट वर्क, ये निजी जॉब करते हैं, इसलिए टूरिस्ट गाइड अलग होगा, पर्यटन निर्देशक अलग होगा, ऑब्जेक्टिव बन सकता था। टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर। वेजिटेबल वेंडर is the odd one out because he worked the primary sector, while jobs of teacher, lawyer and doctor come into tertiary sector. वेजिटेबल वेंडर उसमें आएगा, और ये बोल रहे हैं वेजिटेबल वेंडर प्राथमिक में आएगा, क्योंकि वो प्राथमिक सेक्टर में दिख रहे हैं उसको, वही अलग दिख रहा है, बाकी तीनों प्रोफेशन है। तो वेजिटेबल वेंडर, और वैसे भी दिख रहा है ना, प्रोफेशनल है ना, ये पढ़ाई करके करते हैं, आप एजुकेशन पे भी कर सकते हो इसको, तो ऑड वन आउट। पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर और पुलिस कांस्टेबल। कॉबलर मतलब मोची, पोस्टमैन, कॉबलर, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। तो मेरे ख्याल से मोची प्राइवेट वर्कर है, बाकी तीनों सरकारी है, इसलिए जो है कॉबलर और ऑड वन आउट हो जाएगा। MTNL, जैसे BSNL है ना, BSNL की बहन है MTNL, संचार सेवा के लिए।
इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। देखो इसमें एमटीएनएल सरकारी है, इंडियन रेलवे सरकारी है, एयर इंडिया सरकारी है, जेट एयरवेज प्राइवेट है, और ऑल इंडिया रेडियो भी सरकारी है। तो जेट एयरवेज जो है इसमें से ऑड वन आउट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था यार, मेरे को लगा कि यार प्राथमिक द्वितीय तृतीय के क्षेत्र पर ऑड वन आउट करना है, उन्होंने मिक्स करके दिया हुआ था। बढ़िया है। यहाँ पर संगठित और असंगठित के बारे में लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए। बिल्कुल उपयोगिता है। प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र के अगर हम विभाजन करें तो उससे हमें पता चल जाता है कौन सा क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में ज्यादा तीव्र गति से विकास कर रहा है। यदि ये तीनों क्षेत्र जो है लगातार विकास करेंगे तो हमारा देश भी विकास करेगा, है ना। अगर इनमें से एक भी नहीं विकास कर रहा होगा तो हमारा विकास जो है वो बाधा उत्पन्न होगी, विकास नहीं हो रहा होगा। इसलिए तीनों क्षेत्रों को जो है वो आगे बढ़ना जरूरी है। इसलिए बिल्कुल इसमें विभाजन की उपयोगिता है। इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और जीडीपी पर ही केंद्रित क्यों करना चाहिए? क्या अन्य बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, चर्चा करे वाले क्वेश्चन नहीं आते। जीविका के लिए काम आने वाले आसपास के वयस्कों के नहीं। तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न क्यों है? तो मैंने अभी जस्ट आंसर दिया आपको। प्रचंड बेरोजगारी आपको बताया, खुली बेरोजगारी प्रचंड बेरोजगारी में अंतर आपको जस्ट बताया, तीनों क्वेश्चन बुक गए थे। भारत में सेवा क्षेत्र के दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है, ये कौन से लोग हैं? भारत में सेवा क्षेत्र दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है, ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं भाई ये? मैंने चेंज किया वो कहाँ? कौन सा क्वेश्चन है? सेवा, हाईली स्किल्ड लेवल और लेस स्किल्ड लेवल। तो अत्यधिक स्किल्ड मतलब होता है कौशल वाला, कुशल कौशल वाले लोग नियोजित करता है, और बिल्कुल भी जिनके पास स्किल है ही नहीं, दो प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोगों को नियोजित करता है। नियोजित मतलब कि जॉब देता है सेवा क्षेत्र। एक जिनके पास कुशलता है, मतलब किसी भी टेक्निक को जानते हैं वो, जैसे इंजीनियर हो गया, जैसे डिप्लोमा होल्डर हो गया, जैसे आईटीआई का डिप्लोमा होल्डर, जैसे जो है वो इंग्लिश आती है अगर उसको स्किल्स में, वो हो गया। कोई कंप्यूटर का कोर्स आता है तो वो हो गया, है ना। कुशल लोगों को देता है और अकुशल लोगों को देता है। अकुशल जैसे कि मजदूरी हो गई, मजदूरी करने वाला, किराने की दुकान पे काम करने वाला, असंगठित क्षेत्र के जितने भी काम है ना, वो तो कुशल को भी देता है और अकुशल को भी देता है। तृतीय क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, क्या आप इससे विचार से सहमत हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सहमत है। असंगठित क्षेत्र में ना उनको सवेतन अवकाश मिलता है, ना ही कोई भत्ते मिलते हैं। जितने दिन वो काम करते हैं उतने दिन का उनको पेमेंट मिलता है। कोई जॉब गारंटी नहीं है। जॉब गारंटी मतलब कि कोई निश्चितता नहीं है, जॉब में कभी भी नौकरी छूट सकती है। और इसमें जो है वो पेमेंट भी कम मिलती है, भत्ता भी कम मिलता है, जबकि काम उतना ही करना पड़ता है। इसलिए बिल्कुल असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों का शोषण होता है। अर्थव्यवस्था की गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं? छोड़ दो। संगठित विद्यमान रोजगार परिस्थिति की तुलना करें तो दोनों में अंतर बताया मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे ये क्वेश्चन कैसे छूट गया भाई? मनरेगा, मनरेगा के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को 100 दिन का कार्य उपलब्ध करवाना। तो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य होते थे वो वहीं के बेरोजगार लोगों को इकट्ठा करके 100 दिन का काम देकर उनसे काम करवाया जाता था। इसका उद्देश्य था बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनरेगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों की तुलना और विषम नहीं। व्याख्या कीजिए, एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है? सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि गवर्नमेंट जो ऑफिस रहते हैं ना, वो कैसे योगदान करता है? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हो गया रेलवे, बैंक, हमारी, और क्या होगा, रेलवे, बैंक आदि। रेलवे, बैंक, डाक, पोस्ट ऑफिस, ये हमारे क्या हो जाएंगे? सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएंगे। बीएसएनएल। तो आप देखोगे अगर ये अच्छे नहीं होंगे तो बाकी जो निजी क्षेत्र होते हैं उनका उद्देश्य महत्वपूर्ण रूप से बिजनेस करना होता है, पैसे कमाना होता है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जो है वो लोगों की सेवा करना होता है। अपन ने पढ़ा था ये चैप्टर में। जितने भी निजी सेवा क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र होते हैं, उनका उद्देश्य होता है पैसा कमाना, लाभ अर्जित करना सेवा देकर। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र जो है उनका उद्देश्य होता है लोगों तक कम कीमत में लोगों को मुनाफा पहुंचाना, लाभ पहुंचाना।
इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं देश के विकास। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्न मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है, उदाहरण से व्याख्या की। बिल्कुल मजदूरी कम मिलती है उनको, हाँ ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं होता। संगठित क्षेत्र में इंश्योरेंस होता है, इसमें इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं मिलता। इंश्योरेंस को हिंदी में बोलते हैं बीमा। स्वास्थ्य, आप देखोगे अगर कोई कारीगर है फैक्ट्री में तो वो बिना मास्क के, जो झाड़ू लगाने वाले को देखो आपके आसपास, कभी मास्क और उनको ग्लव्स नहीं मिलेंगे। तो वो सभी असंगठित क्षेत्र में, अगर संगठित क्षेत्र में होते तो उनके इन सब बातों का ध्यान रखा जाता। आपके यहाँ अगर पुतैया आता है तो आप देखो छतों को पोतने के लिए बिना सेफ्टी के लिए जो है वो हार्नेस पे काम करना शुरू कर देता है। तो असंगठित क्षेत्र में बिल्कुल ये चीजें काम है, उदाहरण से ही बताना पड़ेगा। ये बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, 2 नंबर में नहीं आ सकते। यकीन मानो जो क्वेश्चन बताएं, और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत साधारण से क्वेश्चन है, अगर सामान्य क्वेश्चन बनता है तो इसमें से बन जाएगा, और इसमें कठिन सवाल पूछने के चांसेस ही बहुत कम है ना। तो इसके क्वेश्चन करो, बुक के क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला चैप्टर देखते हैं। 3 नंबर का आना है मुद्रा और साख से। मुद्रा और साख, मुद्रा और साख। तो सबसे पहले तो इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली से शुरू होता है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लिखे थे वो देख लो, एक बार बोल देता हूँ। औपचारिक और अनौपचारिक ऋण में क्या अंतर है? पहला क्वेश्चन, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण में क्या अंतर है? तो औपचारिक जो बैंकों और सहकारी समितियों से लिया जाता है उसे हम औपचारिक ऋण बोलते हैं। साहूकारों, रिश्तेदारों, दोस्तों से लिया जाने वाला ऋण अनौपचारिक ऋण कहलाता है। दूसरा अंतर क्या है? औपचारिक ऋण पे आरबीआई का नियंत्रण रहता है, अनौपचारिक ऋण पे किसी भी सरकारी संस्था का नियंत्रण नहीं रहता है। अनौपचारिक ऋण में ब्याज दरें बहुत हाई होती है, और औपचारिक ऋण में ब्याज दरें जो है वो कम होती हैं। 2 अंतर लिख दो काफी, तीसरा बोनस में जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के काम बताओ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई क्या करता है? तो आरबीआई सबसे पहले तो भारत में नोट छापने का काम आरबीआई करता है। दूसरा, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसलिए ये क्या करता है, ये दूसरे बैंकों पर नियंत्रण रखता है। तीसरा, भारत में सभी आर्थिक संबंधी गतिविधियों का संचालन आरबीआई की निगरानी में होता है। जितनी भी बैंकों की ब्याज दरें होंगी, कम कम ज्यादा करना होगा, लोन लेना होगा, आईएमएफ से लोन लेना होगा, लोन चुकाना होगा, सब कामों की देखरेख कौन कर रहा होता है? आरबीआई। तो अपन लिखेंगे देश में सभी आर्थिक कामों की देखरेख आरबीआई के निगरानी में होती है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे लोन लेना हो किसी दूसरे देश से, वगैरह वगैरह वगैरह। सभी काम कौन कर रहा होता है? आरबीआई कर रही होती है। अगला है विकास में ऋण की भूमिका क्या है। देखो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना पड़ेगा, और वो एग्जाम्पल अपन ने देखा है, जूते वाला एग्जाम्पल, जो जूते वाला जो है वो एग्जाम्पल, विकास के कारण से हमें जो है वो लाभ अर्जित करने का ज्यादा मौका मिलता है, जिसके कारण से हमारा विकास होता है। एटीएम ज्यादा नहीं है उसमें, आप उदाहरण लिख दीजिएगा। एक जूते व्यापारी जो है वो एडवांस में जो है वो ऑर्डर ले लेता है, उसके पैसे ले लेता है, जिससे उसकी आमदनी बढ़ती है। एटीएम से क्या आशय है? एटीएम से क्या समझते हो? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन पूरा नाम है। इसका उद्देश्य क्या है? कभी भी हमारे लिए जो है वो धन की उपलब्धता करवाना है। हम कभी भी 24 घंटे कभी भी जाकर एटीएम से अपने अपने खाते में से कभी भी धन निकाल सकते हैं। इसके पहले हमें पैसा निकालने के लिए बैंक जाना होता था, लेकिन एटीएम खोलने के बाद जो है हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम 24 घंटे में से कभी भी अपने खाते में से पैसे निकाल सकते हैं। सहकारी समिति क्या होती है? लोगों के समूह जो है वो आपस में मिलकर जो है सहकारी समिति का निर्माण करते हैं, और ये अपने सदस्यों को जो है वो ऋण उपलब्ध करवाती है। सरकारी नियंत्रण होता है इन पर। ऋण की क्या शर्तें हैं? तो 3 शर्तें हैं ऋण की। समर्थित ऋणाधार, मतलब जो गिरवी का सामान रखना है, समर्थित ऋणाधार। दूसरा, जो इम्पोर्टेंट कागजात हैं, मतलब अ, अन्य जो आपका पहचान पत्र वगैरह, आईडी प्रूफ वगैरह हो गया, एड्रेस प्रूफ वगैरह हो गया, तो वो जरूरी कागजात दूसरी चीज जरूरत है। और तीसरी जरूरत है कि आप जो रकम की ऋण की अदायगी किस तरह से करोगे, ऋण कैसे वापस करोगे, किस मोड से वापस करोगे, चेक से करोगे, नगद करोगे, किस तरह से ऋण वापस करोगे, ये ऋण की शर्तें हैं, है ना। इसके बाद जो है अब आ जाते हैं अपन चैप्टर पे। ये मेरे पास इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके, और भी हैं क्या? नहीं थे। अब देख लेते हैं अपने चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बीच बीच में भी आते हैं। तो सबसे पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, इसके दोष लिखिए।
है ना, क्योंकि इसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग चाहिए पड़ता था, ये दोष है उसका। फिर उसके बाद आता है हमारा जमा जमा मांग जमा। मांग जमा क्या है, तो चेक के द्वारा हमारे मांग जमा क्या है, एक्चुअली मांग जमा को चेक ही बोलते हैं। चेक में हम अपने बैंक को निर्देशित करते हैं कि इस व्यक्ति को मेरे बैंक से इतनी रकम अदायगी कर दीजिए। तो एक प्रकार की कागजी मुद्रा है, उसमें हम बैंक को निर्देशित करते हैं कि हमारे खाते दिए गए नाम वाले व्यक्ति को इतने रुपए अदा करने की वो करें। उसी को हम मांग जमा कहते हैं। हम्म, मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है, ये क्वेश्चन है। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है, क्योंकि मांग जमा में जो है वो मैं अपने बैंक को निर्देशित करके मेरी ही रकम जो मेरी मेरी मुद्रा जो बैंक में जमा है, उस मुद्रा में से किसी व्यक्ति को देने का वचन देता हूँ, निर्देशित करता हूँ बैंक को कि मेरे खाते में से, मेरे पैसे में से, मेरी मुद्रा में से उस व्यक्ति को जो है वो आप इतने रकम की अदायगी कर दीजिए। मैं निर्देशित कर रहा होता हूँ, इसलिए वो चेक भी एक प्रकार की मुद्रा ही कही जाएगी, वह भी एक प्रकार की मुद्रा ही कही जाएगी। इसका रियल अगर आपको एग्जैक्टली आंसर देखना है तो परीक्षा अध्ययन प्रेफर कीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है, क्योंकि मैं मेरे भाई मेरी मुद्रा के लिए तो मैं मेरी मुद्रा जो बैंक में जमा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई बैंक को बोल रहा हूँ कि मेरी मुद्रा तो उसको दे दे, और वो गारंटी होती है कि मेरे पास होगा तभी तो मैं दे रहा हूँ ना। इसीलिए इसको जो है वो मुद्रा का ही एक रूप समझा जाता है। एक बार कॉपी में देख लेना, बन जाएगा आपसे। हाँ, अब आ जाएगा औपचारिक और अनौपचारिक ऋण, है ना। आपको औपचारिक और अनौपचारिक पता है, ये हो गई तीन शर्तें, तीन चार शर्तें सॉरी, ऋण की। एक तो ब्याज दर, कितने रेट पे लोन लिया गया है। समर्थक ऋणाधार, मतलब कि आप कितने, अगर मीटिंग बंद हो जाती है बीच में तो एक बार फिर से ज्वाइन करना, आज बोलकर बेस्ट ऑफ लक बोलकर ही मैं मीटिंग बंद करूंगा। कल बंद हो गई थी, कल नहीं ली मैंने। अ, गिरवी क्या क्या सामान रखोगे, वो आवश्यक कागजात, मतलब आपका पहचान पत्र, आपका एड्रेस प्रूफ वगैरह वगैरह। भुगतान के तरीकों को, मतलब आप कैसे भुगतान करोगे, वापस कैसे दो, ये चार शर्तें हैं ऋण की, जो कि आपको पता होना चाहिए, है ना, ये पहले से बता दी मैंने। उधारदाता उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी व्यक्ति कोई जो नया बच्चा पढ़ेगा ना, उसको पता ही नहीं होगा समर्थक ऋणाधार क्या होता है। तो समर्थक ऋणाधार ऋणाधार मतलब होता है गिरवी क्या रख रहे हो आप। तो उधारदाता मतलब जो उधार दे रहा है, उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है, ताकि जिस व्यक्ति ने उधार लिया है यदि वह उधार नहीं चुकाता है तो समर्थक ऋणाधार की वस्तु को बेचकर उधारदाता अपनी रकम वसूली कर सके, अपनी रकम को वापस ले सके। कितना आसान क्वेश्चन है ना। अगर किसी को पता नहीं है समर्थक ऋणाधार क्या होता है तो उससे बनेगा ही नहीं। समर्थक ऋणाधार मतलब गिरवी रखना। उधारदाता उधार देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करता है, उधारदाता उधार देते समय ऋणाधार की मांग इसलिए करता है यदि ऋण लेने वाला व्यक्ति उसकी रकम को वापस नहीं करता है तो उधारदाता समर्थक ऋणाधार को बेचकर, आप इसमें पहले ये लिखोगे समर्थक ऋणाधार होता क्या है। समर्थक ऋणाधार कोई जमीन, आभूषण या कोई चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसका मालिक वो व्यक्ति होता है जिसे उधार दिया जा रहा होता है। फिर उसके बाद लिखोगे उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग इसलिए करता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि यदि उधार लेने वाला व्यक्ति उधार नहीं चुकाता है तो उधारदाता समर्थक ऋणाधार को बेचकर उस उधार ली गई रकम को वसूली करेगा, है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद जो है औपचारिक और अनौपचारिक ऋण में अंतर पता है आपको। सॉरी।
मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। अगर पढ़ा है तो बिल्कुल पता होगा इसका आंसर। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग मतलब मेरे को आपको मेरे पास जो है वो दूध उत्पादन और वस्तु विनिमय प्रणाली की दोष था ना ये। मेरे को दूध बेचना है तो, और आपको पास जो आपको जो है तो दूध खरीदना हो, तब उसको आवश्यकताओं का दोहरा संयोग बोलते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की एक बहुत बड़ी समस्या थी। मुद्रा आ जाने के बाद हमारी ये संयोग की स्थिति का जो है वो खत्म हो गई। अब हम जो है वो उस वस्तु की एक मुद्रित वैल्यू रख कुछ मुद्रा का जो है वो पर्टिकुलर मुद्रा जो है उस वस्तु की तय कर लेते हैं, और उस तय की गई कीमत के आधार पर हम लेन देन करते हैं। उसके कारण से मुद्राओं का दोहरा संयोग जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मुद्रा जो है वो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को पूरी तरह से खत्म कर देती है ना। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है? तो आप बता दो अनौपचारिक स्रोत की परेशानियां क्या क्या है। ऋण ब्याज दर ज़्यादा देते हैं, सरकारी नियंत्रण नहीं होता है, कर्ज जाल में फंस जाते हैं उधार लेने वाले, है ना। ये सारी दिक्कतें हैं इसमें, इसलिए जो है भारत में औपचारिक ऋण को बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद क्या कारण है कि कुछ बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? क्योंकि वो ऋण की शर्तें पूरी नहीं करते हैं। अगर आप इसमें लिखोगे ऋण की शर्तें कौन कौन सी हैं, ब्याज दर, जरूरी कागजात, और समर्थित ऋणाधार, और रकम अदायगी की शर्त। तो अगर इन शर्तों को कोई व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो बैंक उनको कर्ज नहीं देते, सीधी सी बात है। भारतीय रिजर्व बैंक, ये बता दिया मैंने आपको। विकास में ऋण की भूमिका विश्लेषण कीजिए, मैंने आपको जस्ट उदाहरण जूते वाले उदाहरण से लिख सकते हो आप एग्जाम्पल लेके, बिल्कुल अपने मन मर्जी से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही क्वेश्चन है इसमें, और इतने अच्छे क्वेश्चन है, बीच के क्वेश्चन भी उसमें कवर हो गए, है ना। एक इसमें बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक में बांग्लादेश में बहुत अच्छा काम हुआ है, इसलिए इसमें जो है वो जिक्र आता है बांग्लादेश के सहकारी बैंक का। सहकारी बैंक जो है वो आपस में लोग ही जो है एक समिति बनाकर लोगों को ऋण उपलब्ध करवाते हैं। जैसे किसानों ने आपस में, एक गांव के किसान के लोगों ने तय किया कि हम एक समिति का निर्माण करते हैं, सभी किसानों को सभी अभी अभी मतलब मान लो उदाहरण के लिए कोई रबी की फसल उगा रहा है, कोई खरीफ की, सभी को पैसे की जरूरत नहीं होती ना उस टाइम पे। किसी की फसल कट रही होती है, किसी को बीज बोना होता है, तो वो लोग सब अपने सहकारी समिति में बैंक में जो है वो जमा करके रखते हैं रकम, और जिसको जरूरत होती है उसको ब्याज पर दे देते हैं, उसकी उसको कम ब्याज पर उसको रकम मिल जाती है, और उनको अपने पैसे पे ब्याज मिल जाता है। तो सहकारी समिति वही होती है। उसके बाद है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, पिछले साल भी जहां तक कि आया था और इस बार भी रिपीट होने के चांसेस हैं। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, है ना। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? इसके बाद मैं हिस्ट्री पे आ रहा हूँ। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए वैश्वीकरण क्या है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, मैंने जो लिखे थे वो कहाँ है, इसमें नहीं है। चलो, वैश्वीकरण किसे कहते हैं के बाद वैश्वीकरण पहला वाला क्वेश्चन शायद बुक में ही है। और इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकता है? हाँ, भारत के खिलौना व्यापार को किस प्रकार के वैश्वीकरण से किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ा, ये मन से क्वेश्चन आ सकता है। व्यापार अवरोधक क्या होते हैं? हाँ, इसमें उदारीकरण आता है क्वेश्चन। उदारीकरण क्या है? तो सभी व्यापार अवरोधकों को हटा देना। व्यापार अवरोधक क्या है? तो व्यापार अवरोधक दूसरे देशों, सरकार का एक हथियार है, सरकार जो है वो उसका एक हथियार है। हथियार मतलब कोई तलवार वैसा नहीं। सरकार क्या करती है, विदेशी निवेश पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, डेफिनेशन याद रखना, सरकार विदेशी निवेश पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का सहारा लेती है। उदाहरण के लिए भारतीय सरकार ने चीन से आने वाले इस्पात उद्योग पर कई प्रकार के कर लगा दिए हैं, जिसके कारण से भारत का इस्पात उद्योग है वो प्रभावित ना हो। इसे ही हम व्यापार अवरोधक के नाम से जानते हैं। यही है व्यापार अवरोधक। और केवल एक उदाहरण था ये टैक्स लगाना।
इस प्रकार के कई प्रकार के व्यापार अवरोधक लगा के, जैसे मान लीजिए कई सारी परमिशन लेना पड़ रही, पर्यावरण की परमिशन, प्रदूषण विभाग की परमिशन, जो एम्प्लॉयमेंट यूनियन है उसकी परमिशन, ढेर सारी परमिशन लेना पड़ रही, तो वो भी एक प्रकार का व्यापार। तो ऐसी कोई भी चीज है जो व्यापार लगाने के, जो विदेशी निवेश को कम करता है, वो सभी व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। और इनको हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। भारत में उदारीकरण कब हुआ था? 1990 के दशक में हुआ था। तब के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जो है उस टाइम उदारीकरण की प्रक्रिया जो है वो अपनाई थी, और भारत के बाजार को दुनिया के बाजारों के लिए खोल दिया था, है ना। एक क्वेश्चन ये है इस पे, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो व्यापार आधारों को खत्म करना। विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है? ऐसा संगठन है जो वैश्वीकरण के लिए काम करता है। सभी देश एक दूसरे से बिना उसके जो है वो आसानी से एक एक देश से दूसरे देश में जो है वो व्यापार कर सके, उसके लिए जो है ये काम करता है लगातार। लेकिन इसमें बड़े देशों का, इसमें ही पढ़ते हैं ना अपन, बड़े देशों में जो है वो न्याय संगत नहीं है, ऐसा इन पर WTO जो है वो न्याय संगत नहीं है, इस पर आरोप लगता है, क्योंकि बड़े देशों को फायदा पहुंचाता है बोलते हैं। उदाहरण लेके समझाते हैं कि अमेरिका के किसान को सरकार बहुत मदद देती है, तो किसान वहाँ का सस्ती उपजी हुई जमीन, अपनी जो फसल है वो सस्ते में बेच देता है। और जो विकासशील देश है बेचारे, वो किसान, उनको सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है, तो उनको जो है वो नुकसान हो जाता है, क्योंकि सब उपभोक्ता अमेरिका से आए वो सस्ता माल खरीदते हैं, है ना। इसलिए भारत पे वैश्वीकरण का प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है, भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? मिला जुला प्रभाव है। वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को फायदा भी हुआ है, लेकिन जो लघु उद्योग है वो खत्म भी हुए हैं, दोनों ही है ना। तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव का, उसको देखिएगा, दोनों ही फायदे भी हैं नुकसान भी है। वैश्वीकरण के कारण से जीवन स्तर सुधरा है हमारा, उपभोक्ताओं को कंपटीशन के कारण से सस्ती वस्तुएं मिलती है, और गुणवत्ता अच्छी रहती है उन वस्तुओं की, कीमत कम रहती है उन वस्तुओं की। लेकिन नुकसान ये है कि लघु उद्योग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, हमारे जो कृषि उद्योग है बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो एक बार फिर से ज्वाइन करो, कंटिन्यू करते हैं।